सलाल बगलिहार डैम से चुनाव में जलस्तर बढ़ेगा। 26 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है और इससे तबाही कहां मचेगी? सीधा पाकिस्तान में मचेगी। वो पाकिस्तान जो पानी के जरिए हिंदुस्तान में जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। और अब खुद पर जब जल प्रलय की नौबत आन पड़ी है तो पाकिस्तान क्या करेगा? सलाल डैम के स्लिपवे गेट 17 जुलाई सुबह 9 बजे से 26 जुलाई तक गाद निकालने के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं बगलिहार डैम में 16 जुलाई रात करीब 10 बजे से ड्राई डाउन फ्लशिंग शुरू होगी। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फ्लशिंग के दौरान चिनाब नदी का जलस्तर, उसका वाटर लेवल एकदम तेजी के साथ बढ़ सकता है। और अब हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं? हमारे पड़ोसियों ने तो जैसे कैलेंडर देखकर ही तय किया है कि 26 जुलाई तक जल सेवा का यह विशेष पैकेज लॉन्च करना है। सलाल और बगलिहार डैम के गेट क्या खुल रहे हैं, मानो पाकिस्तान के फ्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बीपी वैसे ही बढ़ गया है जैसे चिनाब का जलस्तर बढ़ता है। वैसे तो हमारे यहां से पानी छूटता है, हमारे यहां से पानी छोड़ा जाता है और वहां लोग दुआ कम साजिश की रट ज्यादा लगाने लगते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पहाड़ों से गाद की सफाई होती है तब तब इस्लामाबाद में बयानों की सफाई शुरू हो जाती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला प्रशासन ने चिनाब नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन के मुताबिक सलाल पावर स्टेशन, ज्योतिपुरम और बगलिहार डैम रामबन में जलाशय से गाद यानी कि रिजर्वायर सिल्ट फ्लशिंग निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और इसलिए लोगों को नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक सलाल डैम के स्पिलवे गेट 17 जुलाई सुबह 9 बजे से 26 जुलाई तक गाद निकालने के लिए खोले जाएंगे। वहीं बगलिहार डैम में 16 जुलाई रात करीब 10 बजे से ड्राई डाउन फ्लशिंग शुरू होगी। दरअसल बगलिहार डैम में समय समय पर फ्लशिंग के लिए गेट पहले भी खोले जाते रहे हैं, लेकिन सलाल डैम का मामला अलग रहा है। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के चलते सालों तक सलाल डैम में नियमित रूप से फ्लशिंग नहीं की जा सकी थी। ड्राई डाउन फ्लशिंग क्या है पहले तो ये समझिए, और ये जरूरी क्यों है ये समझिए, और इसका असर पाकिस्तान में क्या होगा ये भी समझाएंगे। चिनाब एक हिमालयी नदी है जो अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी कि रेत और मिट्टी लेकर आती है। जब सलाल और बगलिहार जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के जलाशयों में पानी रोका जाता है तो ये गाद बांध के तल में जाकर जमा होने लगती है। इससे खतरा क्या होता है? अगर गाद को साफ ना किया जाए तो ये टरबाइन के ब्लेड्स को नुकसान पहुंचाती है और बिजली उत्पादन की क्षमता को कम कर देती है। और इसका प्रोसेस क्या है? ड्राई डाउन फ्लशिंग के तहत जलाशय के पानी के जलस्तर को जानबूझकर बहुत नीचे तक लेकर जाया जाता है और इसके बाद निचले गेट्स को खोला जाता है ताकि नदी के तेज बहाव के साथ तल में बैठी गाद बहकर बाहर निकल जाए। और इसका असर क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान अचानक बहुत भारी मात्रा में पानी और गाद का मिश्रण नीचे की ओर छूटता है, जिससे कि नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 के नियम क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत चिनाब नदी के पानी का मुख्य मालिकाना हक पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन भारत को इस पर रन ऑफ द रिवर बिजली परियोजनाएं बनाने की अनुमति है। फ्लशिंग को लेकर नियम क्या है? पूर्व सूचना का नियम, एडवांस नोटिफिकेशन समझौते के एनेक्शर के तहत भारत के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है, जरूरी है कि वो किसी भी बांध से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने, जलाशय खाली करने या फ्लशिंग करने से कम 7 से 15 दिन पहले पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को इसकी लिखित तकनीकी सूचना दें। डेटा शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। भारत को बताना पड़ता है कि फ्लशिंग कब शुरू होगी, कब खत्म होगी और प्रति सेकंड कितना पानी छोड़े जाने का अनुमान है। डिजाइन की शर्तें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। IWT के मुताबिक, जो IWT के नियम है उसके अनुसार भारत इन बांधों में बहुत बड़ा डेड स्टोरेज यानी कि पानी जमा करने का या पानी जमा रखने का हिस्सा नहीं बन सकता और इसलिए गाद साफ करने के लिए फ्लशिंग ही एकमात्र टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बचता है। पाकिस्तान पर इसका वास्तविक असर क्या होने वाला है? टेक्निकल और हाइड्रोलॉजिकल लिहाज से अगर देखा जाए तो सलाल और बगलिहार से छूटा हुआ पानी सीधे जम्मू कश्मीर की सीमा पार करके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी कि सियालकोट और गुजरांवाला जिलों में प्रवेश करता है, मरला हेडक्वार्टर्स तक जाता है। चिनाब नदी पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले सियालकोट के पास मरला हेडक्वार्टर्स पर पहुंचती है। भारत से अचानक बढ़े जलस्तर के कारण मरला हेडक्वार्टर्स पर पानी का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। नहरों को बंद करना, कैनाल क्लोजर, फ्लशिंग के पानी में गाद की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि पाकिस्तान को मरला हेडक्वार्टर से निकलने वाली अपनी मुख्य नहरों जैसे कि अपर चिनाब कैनाल, मरला रावी लिंक कैनाल को तुरंत बंद करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये कीचड़ और मिट्टी उनकी सिंचाई नहरों को पूरी तरीके से जाम कर देगी। बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बनता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का मैदानी इलाका बिल्कुल फ्लैट है और इसलिए अचानक यहां
उफान नदी के किनारों को तोड़कर ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देता है। दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण भी यही है। देखिए, टाइमिंग पर बहुत विवाद होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। पाकिस्तान अक्सर आपत्ति जताता है कि भारत मॉनसून के महीने में यानी कि जुलाई अगस्त में ही फ्लशिंग क्यों करता है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान में पहले से ही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर होती हैं। भारतीय पक्ष का क्या तर्क है इस पर? भारतीय इंजीनियर्स का रुख साफ है। फ्लशिंग केवल तब सफल हो सकती है जब नदी में पानी का प्राकृतिक बहाव, नेचुरल फ्लो बहुत तेज हो। मानसून के बिना कम पानी में बांध के तल से गाद को बहाकर निकालना टेक्नोलॉजी या तकनीकी रूप से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। भारत का कहना है कि संधि के कारण डैम में जमा गाद निकालने पर व्यवहारिक सीमाएं थीं, जिससे कि जलाशय की क्षमता, जलाशय की कैपेसिटी भी बहुत प्रभावित होती रही है। और अब सिंधु जल संधि को भारत द्वारा सस्पेंड किए जाने के बाद सलाल डैम में गाद निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर डैम के स्पिलवे गेट खोले जा रहे हैं ताकि जलाशय से जमा सिल्ट को बाहर निकाला जा सके। और पाकिस्तान डरा हुआ है। आइए जरा इतिहास के उन गीले पन्नों को पलटते हैं जब जब पाकिस्तान ने हमारे इसी पानी में अपनी तबाही और सियासत दोनों को तैरते देखा है। 2014 की अगर बात करें तो बिना वीजा वाली बाढ़ आई थी उनके यहां। सितंबर 2014 में चिनाब और झेलम ने सरहद की कस्मों को कुछ ऐसा तोड़ा कि पाकिस्तान का पंजाब और कश्मीर का इलाका वाटर किंगडम बन गया। तबाही का सीन देखने को मिला। पाकिस्तान में करीब 300 से ज्यादा लोग सीधे अल्लाह को प्यारे हो गए थे और लाखों एकड़ फसल जलमग्न हो गई थी। भारत ने तब बाकायदा फोन घुमाकर पूछा था कि भाई साहब मदद चाहिए क्या, लेकिन खुद को डूबा देखना मंजूर था, इंडिया का लाइफ जैकेट पहनना नहीं। वहां के टीवी चैनल्स ने तो इसे वाटर टेररिज्म घोषित कर दिया था, जैसे हमारे बांधों के रिमोट पर फ्लड का कोई स्पेशल बटन लगा हो। 1992 में क्या हुआ था? महाजलसा। अगर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी जल तबाही का अवार्ड किसी को देना हो तो सितंबर 1992 को दिया जाना चाहिए। तबाही का सीन क्या था? झेलम और चिनाब के संगम ने ऐसा कहर ढाया था कि पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा मौतें हुई और देश की जीडीपी को तगड़ा गोता लगाना पड़ा। झंग और मुल्तान के इलाके तो महीनों तक वेनिस बने रहे। बस वहां नावें रोमांटिक नहीं होती थी। वेनिस जरूर बन गया था लेकिन नावें रोमांटिक नहीं होती थी। और इस तबाही के बाद पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते, इंडस वाटर ट्रीटी की किताब ढूंढने याद आई कि चलो इंडस वाटर ट्रीटी किताब को ढूंढ लिया जाए। हर बाढ़ के बाद वहां की सरकारें विक्टिम कार्ड को धूप में सुखाती हैं और कहती हैं कि इंडिया ने बिना व्हाट्सएप मैसेज किए पानी कैसे छोड़ दिया। फिर 2010 का ऑलराउंडर सैलाब, यह भी एक नमूना है। वैसे तो 2010 की बाढ़ मुख्य रूप से सिंधु नदी की मेहरबानी थी, लेकिन चिनाब ने भी साइड हीरो की तरह पूरा साथ निभाया था। तबाही का सीन इमेजिन कीजिए। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे था। लगभग 2000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और उस वक्त तो पाकिस्तान में यह थ्योरी भी चल पड़ी थी कि भारत के पास कोई ऐसी जादुई बाल्टी है जिससे वो सारा पानी इकट्ठा करता है और जैसे ही पाकिस्तान में फसल पकने वाली होती है उड़ेल देता है, पलट देता है। हिंदुस्तान में किन इलाकों पर असर पड़ेगा, इससे पहले यह जान लेते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तबाही होगी। इस बार पाकिस्तान में क्या असर होगा, एक अनुमानित अगर अंदाजा लगाया जाए तो ट्विटर पर हाइड्रो जिहाद ट्रेंड करेगा। जैसे ही 17 जुलाई की सुबह सलाल के गेट खोले जाएंगे, वहां के कीबोर्ड वॉरियर्स अपनी चाय की चुस्की लेते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र में घसीटने की धमकियां टाइप करने लगेंगे। सिल्ट बनाम सियासत होगी। हम यहां से बांधों की मिट्टी और कीचड़ साफ करेंगे और वहां की मीडिया हेडलाइंस बनाएगी, भारत ने पाकिस्तान को कीचड़ में ढकेलने की साजिश रची, भले ही उनके अपने नाले साफ ना होने की वजह से लाहौर हर साल डूबता हो। सिंधु जल आयुक्त की नींद टूटेगी। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर तुरंत एक कड़ा चिट्ठा तैयार करेंगे जिसमें लिखा होगा कि भारत ने फ्लशिंग की टाइमिंग ऐसी क्यों रखी कि उनके यहां चाय का वक्त खराब हो गया। बॉटम लाइन यह है कि चिनाब का पानी जब भी उफान मारता है तो पाकिस्तान की फसलें तो बाद में डूबती हैं। सबसे पहले उनका डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ लॉजिक डूब जाता है। और इस बार भी 26 जुलाई तक अलर्ट सिर्फ चिनाब के किनारों पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद के टॉक शोज में भी हाई अलर्ट रहेगा। और इन इलाकों पर असर पड़ सकता है। हिंदुस्तान में किन इलाकों पर असर पड़ेगा, प्रशासन की ओर से क्या चेतावनी दी गई है, यह भी सुने। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फ्लशिंग के दौरान चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसका असर सलाल डैम के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कई गांवों पर पड़ेगा। थनपाल, अमास, साइलंजन, नरदुगरी, सालमोट के अलावा गुज्जर कोठी, सैद बाबा, बिड्डा, कच्ची खेड़ा, तलवाड़ा, नंबला, विजयपुर, बारा, दरी, पट्टा, कंसी, पट्टा, जेधली, पनासा, बुड्डेर, बंदा बहादुर और सेरी जैसे इलाके भी शामिल हैं। 16 से 26 जुलाई तक अलर्ट रहेगा।
और लोगों को चिनाब नदी के किनारे जाने, राफ्टिंग करने, वाहनों की आवाजाही और मवेशियों को नदी के पास ले जाने से बचने की सलाह दी गई है। पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को नदी किनारे निगरानी रखने और लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पूरी तरीके से पालन करें और सुरक्षा के मद्देनजर चिनाब नदी के किनारे जाने से बचें। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ की आशंका है। इस फ्लशिंग का असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चिनाब नदी आगे चलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अगर बड़ी मात्रा में पानी और सिल्ट छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान के चिनाब बेसिन से जुड़े कुछ निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वहां वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कुल कितना पानी छोड़ा जाता है, मौसम की स्थिति क्या रहती है और पाकिस्तान के हिस्से में नदी का प्रवाह उस समय कितना होता है।